नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल पद के लिए 11,885 पदों पे और इसी माह के अंतिम सप्ताह में यह जो वैकेंसी है आने वाला है। जो अभ्यर्थी इस बार कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आज के इस वीडियो में जीके और जीएस का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। और जितना भी प्रश्न आपको बताएंगे दोस्तों वो फुल एनालिसिस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सिर्फ आवेदन फॉर्म भरने से नहीं होगा दोस्तों, इसकी तैयारी भी आपको है वो अच्छी से करनी है, ठीक है। और आपको पता है कि बिहार पुलिस के सिलेबस में सबसे ज़्यादा प्रश्न यदि पूछता है तो वो जीके से पूछता है, ठीक है। और इसमें जीके और जीएस दोनों से, तो इस वीडियो में जीके और जीएस दोनों का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल पद के सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जितना भी हम आपको प्रश्न बताएंगे ना वो फुल एनालिसिस किया हुआ रहेगा। इसका जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में खाली स्थान, इस खाली स्थान के जगह पे क्या आएगा? काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, वनीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? कौन मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महानदी और गोदावरी के साथ साथ कृष्णा और कावेरी या दोनों नदी के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन नदी? महानदी और गोदावरी और कृष्णा कावेरी, ये दोनों, ठीक है। चारों नदी का आप नाम याद रखिएगा। प्रश्न में महानदी गोदावरी ना दे करके आपसे कृष्णा और कावेरी यह भी दे सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता, सर्वदाता कहा जाता है। देखिए जिस व्यक्ति का वो निगेटिव आपका ग्रुप होगा ना, ब्लड ग्रुप, उसे हम सार्वभौमिक या सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। तो इस खाली स्थान पे आ जाएगा वो निगेटिव, आ जाएगा वो निगेटिव। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये रक्त समूह जो है इसकी खोज किसने किया और कब किया? तो देखिए इसका खोज जो है वो 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और खोज करने वाला का नाम यानी खोजकर्ता क्या कौन है? तो कार्ल लैंड स्टीनर है, ठीक है। कार्ल लैंड स्टीनर, याद रखिएगा कब खोज किया था रक्त समूह का? तो 1900 ईस्वी में खोज किया गया था, ठीक है। और ए बी की बात किया जाए, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसे सर्वग्राही कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? तो वो सर्वग्राही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो योजना आयोग की स्थापना की यदि बात किया जाए तो 1950 ईस्वी में किया गया, ठीक ठीक है। 15 मार्च, याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके की गई थी, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना। अब याद रखिएगा इससे एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इससे संबंधित देखिए योजना आयोग से संबंधित दो प्रश्न और आपको आ रहा है, वो भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। क्या प्रश्न आपका है? याद रखिएगा कि 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। देखिए यह जो योजना आयोग बनाया गया था ना 1950 में, तो इसको 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और इसके स्थान पर नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जो जानते हैं, इस आयोग का गठन किया गया था। और इसकी गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। इसका भी जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो यह सब प्रश्न आप याद रखिएगा कि कब इसको समाप्त किया गया और कब जो नीति योजना आयोग है उसको लाया गया था, ठीक है। ये जो आप डायरेक्ट इसको ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। और इसकी अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में खाली स्थान, यहाँ पे क्या आएगा? शामिल नहीं है। पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी है जिला परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो अस्थायी यहाँ नहीं होगा दोस्तों,
अस्थाई है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं, अस्थाई सरकार के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत। अब देखिए अस्थाई सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है वो ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे जानते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायत राज से संबंधित है। 73वां, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए और 243 ओ तक अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो देखिए आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो यह आपसे पूछेगा कि आपका जो है कि भारत का कौन सा वो जिला है, ठीक है, भारत का कौन सा जिला है जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, तो राजस्थान। और कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी। आप ये भी याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाली स्थान, ठीक है, यहाँ पे क्या 1932, 1787, 1777 या 2000 ईस्वी कितना को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। यह भी क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 ईस्वी को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, ठीक है। देखिए ये सिर्फ 1787 इसमें दिया हुआ है। यदि पूरी डेट की बात किया जाए तो 17 सितंबर 1787 ईस्वी को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, जो कि 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ, ठीक है। यदि प्रभावी की बात किया गया कि प्रभावी कब हुआ था, तो 4 मार्च 1789 ईस्वी को प्रभावी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, नेपोलियन को जो है वो किस युद्ध में हराया गया था, तो वाटरलू, ठीक है, वाटरलू। अब चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारी को प्राप्त करते हैं। देखिए वाटरलू का युद्ध जो है वो 1815 ईस्वी में बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो यह प्रश्न आपसे पूछेगा कि वाटरलू का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो 1815 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। कहाँ, तो बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक एक स्थान है, वहीं पे लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध था। तो आपसे ये भी तो एक प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध कौन था, तो आपका हो जाएगा वाटरलू हो जाएगा, ठीक है। कब इसका कब लड़ा गया था, तो 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज शायद ही आपको कोई सा वीडियो में मिलेगा, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि आपको हर वो वीडियो में जो भी प्रश्न बताएं उससे संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट भी आपको बताते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे आसान क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का हीरा हो जाएगा, ठीक है। यह कार्बन का एक अपरूप है, सबसे शुद्धतम रूप है हीरा, और सबसे कठोर पदार्थ भी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी खाली स्थान की दुनिया की सबसे ऊंचाई। भारत में कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो एम के गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, किनकी जो स्टैचू है वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब याद रखिए इससे संबंधित कुछ जानकारी, यह कितना मीटर ऊंचा है तो ये भी याद रखिएगा, तो 182 मीटर है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपका स्टैचू है वो कितना ऊंची है, तो 182 मीटर है। चलिए ये देखिए उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि पहला उप प्रधानमंत्री कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पहला गृह मंत्री कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन्हीं का जो स्टैचू है वो आपका बनाया गया है, कितना 182 मीटर ऊंचा बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ बनाया गया है, तो यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किससे विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। मोपला विद्रोह 1981, पाइक विद्रोह 1817 और गोंड विद्रोह 1941, और डी है पानी गदार
और उत्परिवर्तन विद्रोह 1857। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम खाली स्थान, ठीक है, कब पारित हुआ था? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात किया जाए तो यह 2005 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ जानते हैं। ठीक है, देखिए 7 सितंबर 2005 को यह पारित हुआ था। ठीक है, और यह भी लोकसभा द्वारा अधिनियम किया गया था। यह जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, यह 7 सितंबर 2005 को लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना जो है वो 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया था। याद रखिएगा कि 200 जिला में यह जो योजना है भारत में आपका 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में शुरू किया गया था और 1 अप्रैल 2008 तक के यह भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कब? 1 अप्रैल 2008 को भारत के सभी जिलों में यह योजना लागू कर दिया गया था। ठीक है, और इस देखिए इस जो अधिनियम, ये जो आपका रोजगार गारंटी अधिनियम था, इसको 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके नया नाम रखा गया था। देखिए इसका नाम चेंज किया गया था कब? तो 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। थोड़ा आपको यहाँ पे लिखने में स्पेस नहीं मिल रहा है ना, तो आपको हम लिख के भी बताते हैं, लेकिन ठीक है दोस्तों, बोल रहे हैं ना तो आप इसे याद करके चलिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इन नॉक्ड इनफ किताब लिखी है। ठीक है, कौन वो भारत के खिलाड़ी हैं जो एक बुक लिखी है जिसका नाम है ए सेंचुरी इन नॉट इनफ किताब? तो इसका जो लेखक हैं, यदि हम लेखक की बात करेंगे तो वो सौरभ गांगुली हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सौरभ गांगुली हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा, मानुषी छिल्लर हो जाएगा। ठीक है, यह कब जीता? तो 2017 में जीता। ठीक है, 2017 में ताज से नवाजा गया था। ठीक है, इससे पहले जून 2017 में इन्हें जो है फेमिना, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया सम्मान से भी नवाजा गया था। ठीक है, किनको? तो मानुषी छिल्लर को। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा? कथक, मणिपुरी, उड़ीसी और कथकली। एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के आदित्य मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित पक्षी कौन है? सबसे छोटी जीवित पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। ठीक है, हमिंग बर्ड, ऑप्शन ए इसका सही होगा, याद रखिएगा, हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील, पहले इस झील से संबंधित जानते हैं, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए झील से संबंधित जानते हैं कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आप की बात करते हैं तो लेंगून है। इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 1100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं खारे पानी या मीठा पानी के झील के बारे में। तो झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील लेगून है, इसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है, वुलर झील की यदि बात किया जाए, ठीक है, वुलर झील, तो आपका यह वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वुलर झील हो जाएगा। यह कहाँ है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, और आपका होगा सबसे बड़ी झील है डल झील जो आपका है दोस्तों, ऑप्शन ए डल झील। यह कहाँ स्थित है? तो डल झील श्रीनगर में स्थित है। तथा आपका एक और हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये झील से संबंधित जो भी हम आपको पॉइंट बताए हैं आप इसे याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत में 500 और 1000 के करेंसी यानी 500 1000 के जो नोट है वो कब बंद हुआ था? 1998, 2009 और 2016 और 2001। तो आप सभी को पता है कि मोदी के सरकार आया था ना, बीजेपी का सरकार, तब जाकर के 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था। तो बीजेपी का सरकार दोस्तों 14 में आया था, 2014 में आया था, और जाके ये बंद हुआ था कब? तो 2016 में बंद हुआ था। 500 और 1000 का नोट जो है वो 2016 में बंद हुआ था, 8 नवंबर 2016, याद रखिएगा। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोध में अप्रत्याशी रूप से उच्च मूल्य वर्ग के 500 एवं 1000 रुपये के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया था। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा कि भारत में अब तक के 2 बार आपका जो है नोट बंद हो चुका है। एक 1978 में हुआ था और एक हुआ है 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, कि MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला, ठीक है, भारतीय वायुसेना अधिकारी है। देखिए MiG-21 जो फाइटर जेट है दोस्तों, इसको उड़ाने वाली भारत की पहली महिला जो है वो वायुसेना अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, अन्वी चतुर्वेदी। ठीक है, अन्वी चतुर्वेदी जो है ये दोस्तों 19 फरवरी 2018 को, ठीक है, 19 फरवरी 2018 को गुजरात के जामनगर एयरबेस से MiG-21 से उड़ान भरी थी। ठीक है, कब भरी थी? तो हो गया 19 फरवरी 2018 को गुजरात के, ठीक है, जामनगर एयरबेस से। ये सब याद रखिएगा जो पॉइंट हम आपको बताए हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? देखिए बहुकोशिकीय जानवर की यदि हम बात करते हैं तो कौन बहुकोशिकीय? तो अमीबा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रखेगा। ठीक है, देखिए अमीबा एक अत्यंत सरल प्रकार एक कोशिकीय जीव जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, जिसकी अधिकांश जातियां नदियों, तालाब आदि में पाई जाती है। जैसे हो गया बिल्ली, मनुष्य और घोड़ा बहुकोशिकीय प्रणाली है। ये सब जो है वो बहुकोशीय प्रणाली है, लेकिन अभी ये सब जो क्या अमीबा है वो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तराइन के युद्ध 1992 में पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, खालिस्तान के हाथों हार मिली थी। यानी कि तराइन के युद्ध 1992 में जो हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को किससे हारे थे? तो मोहम्मद गौरी से हारे थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी से। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फर्ज बनता है हमें कि आपको इससे संबंधित कुछ पॉइंट को बताना। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। देखिए यहाँ से यह भी प्रश्न पूछेगा कि गौर का शासक जो है मोहम्मद गौरी कब बना? तो 1173 ईस्वी में बना था। इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 में किया था। ठीक है, 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों यह मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वी तृतीय के बीच कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछेगा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राज तृतीय के जो बीच जो आपका हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, यह कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था और मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। और वही 1192 में जब द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। और वह जीतने के बाद दिल्ली, कन्नौज, अजमेर और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। बहुत ही बड़ा हरामी था यार। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तट रेखा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तट रेखा है? तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अब चलिए इससे संबंधित जानते हैं कि भारत की देखिए जो तट रेखा पर कुल 9 राज्य स्थित है। अब कौन वह 9 राज्य है उसको भी आप जान ही लीजिए। ठीक है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की यदि बात करते हैं तो वो आता है गुजरात आता है। इसकी कुल तटीय लंबाई जो आपका है वो 1596 किलोमीटर है। ठीक है, 1596 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वो आपका गोवा है, जिसकी तटीय लंबाई 132 किलोमीटर है। 132 किलोमीटर गोवा का हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसकी तटीय लंबाई 975 किलोमीटर है। ठीक है, कितना इसका है? 975 किलोमीटर। अब आप सभी लोग
को बताना है, ठीक है, कि वो कौन कौन से और राज्य है जो भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य है, ठीक है। तो हम आपको 3 को बताए हैं ना, और जो भी आपको राज्य पता है कि कौन कौन सा वो राज्य का नाम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप बिहार पुलिस से संबंधित किस पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना के आप सभी के बीच प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।